हे दोस्तों, अगर मैं इंटेलिजेंस को दो हिस्से में डिवाइड करूं, जिसमें से एक हिस्सा हो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, और दूसरा हिस्सा हो इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसे ईक्यू कहते हैं, तो इसमें से आईक्यू वो हिस्सा है जिसे हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा आईक्यू बहुत अच्छा हो और हम इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट रहें, मतलब हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, हमारी मेमोरी अच्छी हो, हमें चीज़ें जल्दी समझ आएँ और जल्दी याद हों, एक्सेट्रा। अब ऐसा सोचना अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा लाइफ में सक्सेसफुल बनना बस 20% डिपेंड करता है हमारे आईक्यू पे, जबकि 80% ये चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे ईक्यू पे। बहुत सारी स्टडीज़ ने कंफर्म किया है कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीव किया है जिनका आईक्यू एवरेज या लो था पर ईक्यू अच्छा था, जबकि वो लोग जिनके पास आईक्यू ज़्यादा था लेकिन ईक्यू कम था, उन लोगों की लाइफ में हर चीज़ कंपैरिजन में बहुत कम रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, बैंक बैलेंस, अच्छे रिलेशनशिप, एक्सेट्रा। अब इसकी एक वजह यह है कि हम इंसान इमोशनल क्रिएटर्स हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान बहुत लॉजिकल और रैशनल क्रिएटर्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसले और एक्शंस इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं, ना कि लॉजिक से। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान को पता चले कि उसके घर आग लगी है और उसके घर वाले अभी तक घर में ही फंसे हुए हैं, तो वो घर के पास जाके ये नहीं सोचेगा कि आग कितनी ज़्यादा है या कम है, उसका अंदर जाना सेफ होगा कि नहीं, बल्कि वो बिना लॉजिक लगाए या कुछ सोचे घर के अंदर घुस जाएगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये होता है इमोशंस का पावर। और इसी तरह इमोशंस हमारी ज़िंदगी के फैसलों और एक्शंस लेने में बहुत अहमियत रखते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होना मतलब हमारा खुद के और दूसरों के उन पावरफुल इमोशंस को समझना और उनको हैंडल करने आना। जो इंसान लोगों के उन इमोशंस को समझ सकता है, जिससे इन्फ्लुएंस होने के बाद इंसान अपनी जान की भी नहीं सोचते और उनसे इमोशनली कनेक्शन बना सकता है, वो शख्स अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट कुछ भी अचीव कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम सब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख के इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आईक्यू के लिए तो पॉसिबल भी नहीं होता है। सो मैं आपको 4 ऐसे डोमेन्स बता सकता हूं जिनमें प्रैक्टिस करके हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। हम सब एक ना एक ऐसे इंसान को तो जानते ही हैं, या जानते नहीं तो कम से कम टीवी पे तो ज़रूर देखा होगा। ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत फ़नी है, या अच्छा गाना गाता है, या अच्छा डांस करता है, या ऐसा कुछ। उसे लगता है कि लोग उसे और उसके टैलेंट को पसंद करते हैं, जबकि सच उसका एकदम उल्टा होता है और वो बस एक वहम में जी रहा होता है। ये एग्जाम्पल है सेल्फ अवेयरनेस ना होने का। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमारा अपने आप को बहुत अच्छे से जानना, ये जानना कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमारा करैक्टर कैसा है, हमारे मोटिव्स क्या हैं वगैरह। अब क्योंकि हम इमोशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सेल्फ अवेयरनेस का मेन फोकस ये है कि अपने इमोशंस के बारे में अच्छे से पता होना, जो कि सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। मिसाल के तौर पर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में किसी को बहुत कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं, और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने कितना गलत कर दिया और हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना मतलब हमेशा पता होना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ना कि इमोशंस के फ्लो में बह जाना। अपने गुस्से और सैडनेस को हमेशा रियलाइज़ करना, ये पता रखना कि हमें दूसरों की कौन सी बात अच्छे इमोशंस देती है और कौन सी बुरे। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप अपने ही इमोशंस को एकदम अच्छे से नहीं समझते, तब तक आप दूसरों को भी नहीं समझ पाओगे। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। एक आदमी आराम से गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा था, तब अचानक एक तेज़ कार उसकी गाड़ी के पास से ओवरटेक करती है। वो कार इतने पास से गुजरती है कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात से उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस कार वाले को चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगता है, लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि उसकी आवाज़ कार वाले तक पहुंच भी नहीं रही है, तो वो गुस्से से गियर बढ़ाता है और रोड के रॉन्ग साइड से आके उसके पास आने की कोशिश करता है, ताकि उसे चिल्ला सके और गाली दे सके। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर वो झटके में टर्न लेते हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हम इंसान ज़्यादातर अपने इमोशंस को अच्छे से समझ नहीं पाते, स्पेशली गुस्से को, जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ खराब ही होता है। अब सडन हम गुस्से को, इमोशंस को एकदम रोक तो नहीं सकते, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए,
लेकिन हाँ, हम उन इमोशंस के आने के बाद उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं। एक टेक्निक जिसकी प्रैक्टिस करके हम ये कर सकते हैं उसका नाम है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग मतलब वो नेगेटिव फील करवाने वाली सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना। मिसाल के तौर पर वो गाड़ी चलाने वाले आदमी को गुस्सा आना नॉर्मल था, लेकिन उनका गुस्सा खत्म होने की बजाय और बढ़ गया जब उन्होंने ये सोचा होगा कि वो तेज़ गाड़ी चलाने वाला इंसान हीरो बनने की कोशिश कर रहा था या शो ऑफ कर रहा था। अब अगर उन्होंने उस सिचुएशन को ऐसे फ्रेम करने के बजाय कुछ ऐसे फ्रेम किया होता कि शायद वो तेज़ कार चलाने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसा जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था। अब यकीनन उनका ये सोचना 100% गलत हो सकता है, लेकिन अब ऐसा रिफ्रेम करना उनके इमोशंस को पॉजिटिवली मैनेज करता, जिससे उनका गुस्सा ख़त्म हो गया होता और एट द एंड उनकी जान भी बच गई होती। इसीलिए हमें भी चीज़ों को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हम सही हैं या गलत। जब हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो वो एक के बाद एक आती ही रहती हैं, जो हमें बहुत प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो इसीलिए बेटर यह है कि हम उस चेन को जितना जल्दी हो सके तोड़ दें। मेरी पहले एक आदत थी, जब भी सैड फील करता था तो मैं सैड गाने सुनता था जो मुझे और सैड कर देते थे, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग से डील करने का एक गलत तरीका था। सही तरीका ये है कि नेगेटिव फीलिंग्स आने के बाद हमें हमेशा कुछ अपलिफ्टिंग काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर वॉक पे जाना, कुछ फ़नी चीज़ें देखना, एक्सरसाइज या गेम खेलना, जो कोई भी ऐसा काम करना जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करती रहे, ना कि सैड सॉन्ग की तरह डाउन फील कराती हो। नंबर 3, एम्पथी। होप नाम की एक 2 साल की बच्ची जब एक बच्चे को गिरते हुए देखती है तो वो रोते हुए अपनी मॉम के पास चली जाती है। होप रोई क्योंकि उसको सामने वाले बच्चे का दर्द फील हुआ। एम्पथी मतलब सामने वाले के इमोशंस को अपने इमोशंस समझ के उसे फील करना, ये समझना कि उन्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा और उनकी उस खराब फीलिंग को अपने साथ शेयर करना। ज़्यादातर क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, साइकोपाथ्स, इन लोगों में एक कॉमन चीज़ दिखती है कि उनमें एम्पथी नहीं होती। उन्हें ज़रा भी समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा था जब उन्होंने उसे तकलीफ़ दी। एक टेस्ट करने पर पता चला है कि साइकोपाथ्स को एक नॉर्मल वर्ड जैसा कि चेयर और एक इमोशनली इम्पैक्टफुल वर्ड जैसा कि डेथ, इन दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क नहीं दिखता। अब एम्पथी ना होने की बात बस क्रिमिनल्स तक बाउंडेड नहीं है। आजकल हम सब में ज़्यादातर सिंपथी देखने में मिलती है, ना कि एम्पथी। सिंपथी मतलब सामने वाले इंसान पर तरस खाना या अफसोस करना, जो कि आपको सोशल साइट्स और हर जगह पर हज़ारों लोग मिल जाते हैं। लेकिन एम्पथी रखने वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं, जो खुद लोगों की फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस को अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए कुछ करते भी हैं। एम्पथी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगी, और इसका होना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एम्पथी इंप्रूव करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि आपको कम गुस्से वाला पुरस्कून इंसान बनना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आपको कभी भी दूसरों की फीलिंग्स समझने नहीं देगा। और गुस्सा ख़त्म करने का तरीका मैं आपको मैनेजिंग इमोशंस में पहले ही बता चुका हूँ। सो अगेन मैं पर्सनली भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एम्पथी को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ आपको तो फ़ायदा देगी ही, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ हमारी दुनिया को भी बहुत खूबसूरत बना देगी। नंबर 4, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये तब की बात है जब अमेरिका और वियतनाम के दरमियान जंग चल रही थी। एक रोड था जिसके दोनों तरफ चावल की फसलें थीं। एक तरफ डेविड जो अमेरिकन सोल्जर था अपनी टीम के साथ छुपा हुआ था, और दूसरी तरफ वियतनाम के सोल्जर्स छुपे हुए थे। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तभी उस रास्ते पर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स आ जाते हैं, जो कि एक लाइन बना के चल रहे होते हैं वो रास्ता क्रॉस करने के लिए। वो मॉन्क्स बहुत पुरस्कून तरीके से चल रहे होते हैं, जैसे कि कुछ हो ही ना रहा हो। वो न राइट देखते हैं न लेफ्ट, वो बस सुकून से अपने रास्ते पर चलते जाते हैं। ये देखकर दोनों तरफ से गोलियां चलना अपने आप बंद हो जाती हैं। डेविड को बहुत अजीब फील होता है, जिसके बाद उनका ज़रा भी लड़ने का दिल नहीं करता और ना ही उनके साथियों का। और डेविड बताते हैं कि शायद दूसरी तरफ वियतनाम के सोल्जर्स को भी ऐसा ही फील हुआ होगा, क्योंकि मॉन्क्स के जाने के बाद भी कोई वापस फायरिंग स्टार्ट नहीं करता और फिर सब वापस चले जाते हैं अपने अपने मिलिट्री बेस में।
इस रियल स्टोरी में सारे सोल्जर्स का लड़ने का मन खत्म हो गया। रीज़न क्योंकि इमोशंस कॉन्टेजियस होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा हमें स्माइल करके देखता है और हमारे चेहरे पर भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे इमोशंस सामने वाले के इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब आपसे कोई गुस्से में बात करता है और फिर आप भी उससे गुस्से में बात करेंगे तो फिर उसके बाद सारी बातें गुस्से में ही होंगी और कुछ भी अच्छे आउटकम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सामने वाले के गुस्से में बात करने के बावजूद आप पुरस्कून रहकर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ सामने वाले शख्स को भी पुरस्कून कर देगी।